नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। ईश्वर से हमारी कामना भी यही है कि आपको सदैव सकुशल रखें। मित्रों, आपने हमारी इस आलखंड सीरीज को जितना प्यार दुलार दिया है उसके लिए हम आपके हृदय से आभारी रहेंगे। है आप सभी लोग इस सीरीज को आगे देखना चाहें तो कमेंट करके बताएं, क्योंकि जब आप लोगों के कमेंट नहीं आते हैं तब मैं ये समझ नहीं पाता कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। तो मित्रों, आज की कहानी कुछ अलग है। आज एक ऐसी कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ जिसमें जो षड्यंत्र करने वाले थे वही लोग फंस जाते हैं और फिर उन नरपुंगों की मदद लेना पड़ती है जिन्हें आल्हा उदल कहते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो ये लड़ाई आल्हा उदल ने अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए ही लड़ी। कहानी यहाँ से प्रारंभ होती है कि बांसीगढ़ के राजा हैं स्यासेन और उनका एक छोटा भाई है, बब्बुल नाम होता है जिसका, और अजय दत्त और विजय दत्त नाम के उनके दो बेटे हैं। एक चंद्रभागा नाम की पुत्री होती है, कहीं उसका चंद्रप्रभा भी नाम वर्णित है। मित्रों, जब वो कन्या लगभग 12 वर्ष की हो जाती है और अपनी सखियों के साथ में विचरण करती है, यानी खेल कूद, तो जो उससे कुछ बड़ी उम्र की लड़कियां थीं वो कहती हैं कि तुम्हारे पिता क्या बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं, क्या बहुत ज़्यादा गरीबी आ गई है जो तुम्हारा विवाह अभी तक नहीं किया है। और ये बात बेटी को चुभ जाती है। जब अपने घर जाती है तो उसका मुख मलिन हो जाता है। उसकी माता पूछती हैं कि बेटा क्या बात है, आज आपका मुख क्यों कुम्हलाया हुआ है। तब बेटी कहती है, माता, सखियां जो बातें कह रही हैं वो मुझे सहन नहीं हुई, इसलिए मैं आज दुखी हूँ। आप मेरा विवाह करवा दें। तो माता अचंभित हो जाती है, क्योंकि लड़कियां आज भी अपने माँ बाप से सीधे नहीं कहती हैं, लेकिन उसने, क्योंकि उसकी उम्र बहुत छोटी है और उसे अभी ये ज्ञान नहीं है कि शादी विवाह का अर्थ क्या होता है, लेकिन वो भावावेश में कह जाती है। और उसकी माता कहती है, बेटा चिंता ना करो और जाओ महलों में खेलो। भोजन कराती है, प्यार दुलार देती है। तो इस प्रकार से वो लड़की वहाँ से चली जाती है। वह तुरंत अपनी दासी के द्वारा महाराज विश्यासेन को बुलाती है। जैसे ही महाराज आते हैं तो कहती है कि महाराज, अब विलंब का काम नहीं, आपकी बेटी विवाह के योग्य हो गई है, इसलिए उचित वर देख करके आप ब्याह कर दें। तब राजा कहते हैं, जरूर ऐसा ही करेंगे। और वो उल्टे पांव राज दरबार की ओर लौट जाते हैं। अपने बेटे अजय दत्त से कहते हैं कि बेटा पुरोहित को बुलाओ। पुरोहित जी आते हैं और कहते हैं, आप टीके का मजमून लिख दीजिए। और जब सारा टीका लिखते लिखते पृष्ठ भर जाता है तब वो कहते हैं, पेज पलट करके आप हमारी शर्तें भी लिख दें कि जो भी राजा कुव्वत रखता हो अपने अंदर वो ही बांसीगढ़ में चढ़ करके आए, क्योंकि हम राजी से ब्याह नहीं करेंगे।
जब तक उसकी सारी ताकत का अंदाजा नहीं लगा लेंगे। तो पहले नंबर पर लड़ाई होगी अजय दत्त और विजय दत्त की, दूसरे में हमारे भाई की लड़ाई होगी, तीसरे में हमारी स्वयं की लड़ाई रहेगी, और यहाँ पर औरदा जादूगरनी का जादू भी है, उसकी मार भी सहन करना पड़ेगी। अगर इतने नाकों से आप बच जाते हैं तो आप हमारे यहाँ ब्याह करने की उम्मीद करें। खेतों पर लड़ाई होगी, फिर दरवाजे पर लड़ाई होगी, और मंडप के नीचे भी विवाह में लड़ाई होगी। और जब लड़का कलयुग के समय आएगा तब भी हम उसका सर काट सकते हैं। इतनी सारी शर्तों को पढ़कर लिख कर के राजा ने टीका दे दिया विजय दत्त को। बोले जाओ बावनगढ़ में जहाँ अच्छा राजा हो कुल खानदान का, वहाँ पर ब्याह संबंध कर देना, बस एक महोबागढ़ न जाना, क्योंकि राजा परमार में कोई दोष नहीं है, परंतु जो उनके यहाँ नौकर रखे हुए हैं आला उदल, वो सबसे नीची जात के हैं, उनका वंश वर्णशंकर है, ऐसी वो ढेरों बातें करते हैं और वहाँ जाने के लिए मना कर देते हैं। तब विजय दत्त अपने नाऊ पुरोहित के साथ में टीका लेकर के चल देते हैं और पहुँचते हैं राजा जयचंद के दरबार में, क्योंकि उनके पिता ने सबसे पहले जयचंद का ही नाम सुझाया था। और जब जयचंद के यहाँ पहुँचते हैं तो उन्होंने साथ जोहार किया, यानी कि झुक करके उनको नमस्कार किया। राजा जयचंद बहुत खुशी खुशी उन्हें आसन देते हैं, बैठालते हैं और पूछते हैं बेटा क्या काम है, कैसे आना हुआ। तब वो कहते हैं हमारे पिता ने टीका भेजा है, अगर आप में क्षमता हो तो चढ़ा लीजिए। इतना सुनते ही राजा जयचंद वो टीका हाथ में लेते हैं और पूरा पत्र पढ़ते हैं, और जैसे ही वो दूसरे पन्ने की शर्तें पढ़ते हैं, वो पत्र को लेकर के विजय दत्त को दे देते हैं कि हमारे कोई पुत्र अधिक नहीं है, हम क्यों वहाँ पर सर कटाने जाएंगे। और जब सीधा जवाब दे देते हैं जयचंद, तो वो वहाँ से दिल्ली के लिए निकलते हैं। दिल्ली पहुँच कर के वो दरबान से कहते हैं जाकर कह दो महाराज पृथ्वीराज से कि बांसीगढ़ के राजकुमार आए हुए हैं अपनी बहन का टीका लेकर, अगर उनकी आज्ञा मिले तो मैं राज दरबार में आ जाऊं। और ये संदेश जब पृथ्वीराज चौहान सुनते हैं तो अत्यधिक उत्साहित हो जाते हैं, कहते हैं जाओ दरबान शीघ्रता पूर्वक लेकर आओ। राजकुमार जब आते हैं तो वो बड़े हर्षोल्लास के साथ में उनका स्वागत करते हैं, अपने बगल में ही उन्हें आसन देते हैं और कहते हैं कहो पुत्र कैसे आना हुआ। तब विजय दत्त कहते हैं महाराज हमारे पिताजी ने टीका भेजा है और उन्होंने आपके यहाँ के लिए कहा था, इसलिए हम लेकर आए हैं। तब पृथ्वीराज बड़े उत्साह के साथ में उस टीका को लेते हैं और टीका पढ़ते हैं। जब वो दान दायजा सुनते हैं तो बहुत प्रफुल्लित होते हैं, लेकिन जैसे ही पत्र का दूसरा भाग पढ़ते हैं और इतनी शर्तों को सुनते हैं तो पृथ्वी की जो है सांस बंद हो जाती है, मुख का पान कुम्हला जाता है, आंखें उनकी जो है नीचे को झुक जाती हैं। कहते हैं मेरे बस का रोग नहीं है, मैं ऐसे मरने के लिए नहीं जाऊंगा। तब चौड़ा बख्शी जो उनका सेनापति था वो कहता है महाराज आप क्यों धीरज छोड़ रहे हैं, क्या हम लोग बलहीन हैं।
बांसीगढ़ है ही कितना, मेरे लड़ने भर के लिए नहीं है। बांसीगढ़ को मैं एक प्रहर में ही मिट्टी में मिला दूंगा। और फिर उधर ये निर्णय होता है कि इस टीके को चढ़ा लिया जाए, क्योंकि वहाँ पर उपस्थित है माहिल मामा। वो कहते हैं जीजा अगर ये पत्र लौटा दोगे तो बावनगढ़ में आपकी हंसी हो जाएगी कि बांसी वालों से डर गए। और ऐसे जब दोनों लोग प्रोत्साहित करते हैं या ये कहें कि जो है उन्हें चंग पर चढ़ा देते हैं, हमारे यहाँ अति साहस को जो है चंग पर चढ़ाना कह देते हैं, तो पृथ्वीराज उस टीके को स्वीकार कर लेते हैं। जनाना महल में खबर भेज दी जाती है कि बांसीगढ़ के राजकुमार टीका लेकर आए हैं जो ताहर को चढ़ाया जाएगा। सारी तैयारियां करके रखें। और महलों में सारी तैयारियां जैसे ही पूरी होती हैं तो रानी अगमा जो है खबर भेजती हैं कि अब पक्का करने के लिए राजकुमार विजय दत्त को भेजा जाए, साथ में ताहर को भेजा जाए, जिनको वो लगन चल सके। जाते हैं सभी लोग बहुत खुशी से, लगन चढ़ती है। चौड़ा बख्शी जो है नेंगियों को बहुत सारा धन देते हैं। बड़े हर्षोल्लास के बीच में तब विजय दत्त कहते हैं मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाना चाहता हूँ। तब पृथ्वीराज कहते हैं ऐसे कैसे जाने देंगे, अभी कुछ दिन तो राजकुमार यहीं पर रहो। इस प्रकार से वो 4 दिन बाद उन्हें आज्ञा देते हैं कि ठीक है जाओ और हम निश्चित समय पर आ जाएंगे। विजय दत्त बड़ी खुशी के साथ में बांसीगढ़ पहुंचते हैं और अपने पिता को वहाँ के सारे हालचाल कह सुनाते। मित्रों, यहाँ तक की कहानी मैंने आपको बतलाई, लेकिन अभी एक ही पार्ट में पूरी होना संभव नहीं है, तो दूसरा भाग यहाँ तक आप लोग बने रहे उसके लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। सभी का हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।